तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कोरियन हॉरर एंथोलॉजी फिल्म लेके आया हूँ जिसका नाम है अर्बन मिथ्स। दोस्तों ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है और इस एंथोलॉजी फिल्म में 3-4 नहीं पूरी 10 कहानियां हैं और हर एक कहानी पहले वाली से ज्यादा डरावनी है। IMDb ने इस मूवी को 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। ये मूवी मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा है और हमें बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता। पूरी मूवी बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि आज की इस वीडियो में हम अर्बन मिथ्स मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और हमें पहली कहानी दिखाई जाती है जिसका नाम है टनल। हम लोग देखते हैं गीहुन नाम के एक लड़के को जो एक ड्रग माफिया है। गीहुन को एक पुलिस वाला रोक लेता है और गीहुन सारी ड्रग्स को छुपा देता है। पुलिस वाला गीहुन से लाइसेंस वगैरह मांगता है और पुलिस को गीहुन पे शक भी होता है, पर इन द एंड पुलिस वाला गीहुन को जाने देता है। गीहुन के पसीने छूट जाते हैं पर वो आगे बढ़ता है और एक टनल के अंदर एंटर करता है और अचानक ही एक हिरण उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। गीहुन गाड़ी को रोकता है पर हिरण गायब हो जाता है और अब उसे एक हाथ का निशान दिखता है अपने गाड़ी के शीशे पे और वो उस निशान को वाइपर से साफ करने की कोशिश करता है। पर अजीब बात तो ये थी कि वो निशान गाड़ी के अंदर की तरफ था। अब अचानक ही हाथों के निशान विंडशील्ड पे भी आ जाते हैं और गीहुन घबरा जाता है। गीहुन टनल से बाहर निकलता है और एक सुनसान जगह पे गाड़ी रोकता है। वो जाके अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है और हम लोगों को दिखाया जाता है एक खून से लथपथ बैग। हम लोग समझ जाते हैं कि गीहुन ने किसी लड़की का मर्डर किया है और अब वो उस लड़की की लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा है। उस बैग में से लाश के बाल भी बाहर निकल रहे थे जिन्हें गीहुन काट देता है। गीहुन वापस आगे बढ़ता है और वो फिर से एक और टनल में एंटर करता है, पर इस बार गीहुन को डर लग रहा था क्योंकि उसे अपने आसपास उस लड़की की आत्मा दिख रही थी। वो इन सारी पैरानॉर्मल चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और तभी गाड़ी के शीशे हाथों के निशान से भर जाते हैं और गीहुन बुरी तरीके से डर जाता है। वो डर के मारे चिल्लाने लगता है और गुस्से में गाड़ी से निकलता है और एक हथौड़े से लाश वाले बैग को पीटने लगता है। पर ट्विस्ट तो तब आता है जब गीहुन को पता चलता है कि लाश बैग में से गायब हो चुकी है। गीहुन को अब पास के एक इलेक्ट्रिक बॉक्स में से कुछ आवाजें आती हैं और उस बॉक्स के अंदर होती है उसी लड़की की लाश। अचानक ही लाइट्स फूट जाती है और उस लड़की की लाश जिंदा हो जाती है। लाश अब क्रॉल करते हुए गीहुन की तरफ बढ़ने लगती है और गीहुन डर के मारे वापस गाड़ी में जाके बैठ जाता है, पर गाड़ी अब स्टार्ट नहीं होती। गीहुन समझ जाता है कि वो लड़की अब उसे नहीं छोड़ेगी और फिर वो आत्मा गीहुन पे पीछे से हमला कर देती है और एक हथौड़े से बुरी तरीके से गीहुन को तब तक मारती है जब तक उसका भेजा बाहर नहीं आ जाता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है वुमेन इन रेड। हम लोग देखते हैं सोजिन नाम की लड़की को जो एक फ्यूनरल में आई हुई थी। वो फ्यूनरल था ह्युंजो नाम की एक लड़की का जिसने खुदकुशी कर ली थी, पर हिंजो की मौत से सोजिन बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। सोजिन अपनी दोस्तों से बात करने के बाद वापस घर चले जाती है, पर उसे अपनी बिल्डिंग की गराज में एक औरत दिखाई देती है जिसने लाल ड्रेस पहनी हुई थी। वो औरत सोजिन को घूरती रहती है पर सोजिन उसे इग्नोर करके चली जाती है। उसी सेम रात को जब सोजिन अपनी दोस्त से बात करके वापस घर आ रही थी तो उसे फिर से वो औरत दिखाई देती है और इस बार सोजिन डरते हुए अपने घर में घुसती है। रात को सोजिन को उसी औरत के बारे में डरावना सपना आता है और वो जाग जाती है। सोजिन अब याद करती है ह्युंजो को और वो अपने स्कूल की फोटोज को देखती है। फोटोज में हम लोग ह्युंजो को सोजिन के आसपास देखते हैं, पर सोजिन किसी भी फोटो में ह्युंजो के पास नहीं होती। अगले दिन पार्किंग में सोजिन को फिर से वो औरत दिखाई देती है और इस बार सोजिन उस औरत से लड़ने लगती है, पर वो औरत अचानक ही गायब हो जाती है और अब सोजिन को लगता है कि वो औरत शायद इंसान नहीं है।
इस बारे में सोजिन अपनी दोस्त से बात करती है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सोजिन ह्युंजो को पसंद नहीं करती थी और ह्युंजो हमेशा से सोजिन की दोस्त बनना चाहती थी, पर जो सोजिन थी वो हमेशा ह्युंजो की दोस्ती को ठुकराती रहती थी। सोजिन अब वापस घर जाती है, पर जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है तो सामने वो औरत खड़ी होती है। सोजिन 3 बार अलग अलग फ्लोर पे डरते हुए जाती है, पर हर बार वो औरत सामने होती है और सोजिन बुरी तरीके से डर जाती है। वो औरत फाइनली अपना चेहरा सोजिन को दिखाती है और असल में वो होती है ह्युंजो की आत्मा। ह्युंजो अब सोजिन की तरफ बढ़ती है और सोजिन बुरी तरीके से डर के भागती है। सोजिन अपने घर में भी घुस नहीं पाती और जहां भी सोजिन जाती है ह्युंजो उसके पीछे आ जाती है। एंड में अचानक ही ह्युंजो गायब हो जाती है और सोजिन डर के मारे अपनी बिल्डिंग के बाहर भाग जाती है। वो बुरी तरीके से डर चुकी थी और इससे पहले सोजिन मदद मांग पाती, ह्युंजो उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। ह्युंजो सोजिन को पकड़कर दीवार पे चढ़ने लगती है और उसे बिल्डिंग के ऊपर तक ले जाती है। सोजिन ह्युंजो से माफी मांगने लगती है और हमें पता चलता है कि ह्युंजो की मौत सोजिन की वजह से हुई थी, क्योंकि सोजिन ने ह्युंजो को बहुत ज्यादा परेशान किया था, वो भी बस इस बात पे कि ह्युंजो सोजिन से दोस्ती करना चाहती थी, पर सोजिन को ह्युंजो से दोस्ती नहीं करनी थी। और कहानी के एंड में ह्युंजो सोजिन को छत से नीचे गिरा देती है और सोजिन बुरी तरीके से मारी जाती है और ह्युंजो का बदला पूरा हो जाता है, जिसके साथ कहानी खत्म हो जाती है। अब तीसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है टूथ वर्म्स। हम लोग देखते हैं चूंग नाम के एक डेंटिस्ट को, जिसके पास एक आदमी आया हुआ होता है। उस आदमी के दांतों में बहुत ज्यादा दर्द था, पर चूंग को पता नहीं चलता कि उसे दर्द क्यों हो रहा है। उस आदमी के एक्सरे में भी कोई दिक्कत नहीं थी और चूंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एंड में वो उस आदमी को घर भेज देता है ये कह के कि उसके दांत बिल्कुल ठीक है। अब उस रात को जब सब लोग चले जाते हैं तो चूंग को एक सिंक में पानी भरा हुआ मिलता है और ये वही सिंक है जिसमें उस आदमी ने कुल्ला किया था। चूंग उस सिंक के प्लग को निकालता है और उसे मिलते हैं बहुत ही अजीब कीड़े जो बहुत ही ज्यादा घिनौने होते हैं। चूंग उन कीड़ों को तुरंत ही फेंक देता है और वो जाके फिर से उस आदमी का एक्सरे चेक करता है और वो देखता है कि उस आदमी के दांतों के अंदर वो अजीब से कीड़े हैं। चूंग ने इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था और वो इस बारे में जाके अपने सुपरवाइजर से बात करता है, पर उसके सुपरवाइजर ने भी आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। सुपरवाइजर चूंग को लाइब्रेरी में जाके रिसर्च करने के लिए बोलता है और चूंग कीड़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करता है। सरप्राइजिंगली उसे लाइब्रेरी में उन कीड़ों के बारे में पता चलता है कि उन्हें टूथ वर्म्स कहते हैं और वो कीड़े बस आज तक एक इंसान के अंदर देखे गए हैं। चूंग को पता चलता है कि सालों पहले उन कीड़ों ने एक आदमी को इन्फेक्ट किया था और वो आदमी पागल हो गया था, जिसे एंड में मार दिया गया था। किताबों के हिसाब से वो कीड़े जानलेवा हैं और बहुत आसानी से फैलते हैं और अगर उन्हें रोका ना जाए तो पूरी दुनिया में तहलका मच सकता है। ये सब जानने के बाद चूंग वापस जाता है जहाँ पे फिर से वो आदमी अपने दर्द को लेके आया हुआ था। चूंग अब उस आदमी के पास जाता है ट्रिपल प्रोटेक्शन के साथ और वो उस आदमी का मुंह सबसे पहले सुन कर देता है। उन कीड़ों को अब निकालने का एक ही तरीका था और वो था उस आदमी का जबड़ा काटकर उन कीड़ों को एक एक करके निकालना। पर चूंग अब काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये कीड़े जानलेवा है। चूंग अब डर डर कर उस आदमी का जबड़ा काटता है और उसमें से कीड़े बाहर निकालना शुरू करता है, पर तभी उस आदमी को कुछ हो जाता है। वो आदमी कांपने लगता है और वो कीड़े उसकी आंख में भी पहुंच जाते हैं और चूंग समझ जाता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और वो कीड़े उस आदमी के दिमाग तक पहुंच चुके हैं। वो आदमी अब एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो चूंग की गर्दन को बुरी तरीके से काट देता है। चूंग जमीन पे गिर जाता है और वो ज़ॉम्बी अब चूंग की असिस्टेंट को भी बुरी तरीके से काट लेता है। चूंग अब बचने के लिए खुद को कैबिन में बंद कर देता है और वो देखता है कि उसकी गर्दन में भी कीड़े आ गए हैं। चूंग को कुछ समझ नहीं आता और वो बचने के लिए अपने जबड़े को काटना शुरू कर देता है, पर वो देखता है कि अब उसकी असिस्टेंट भी ज़ॉम्बी में बदल गई है।
चूंग समझ जाता है कि वो इस बीमारी से नहीं बचने वाला और फिर कीड़े उसके दिमाग में भी पहुंच जाते हैं और कहानी के एंड में चूंग भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि दुनिया में आखिर क्या होने वाला है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब चौथी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है नेक्रोमेंसी। हम लोग देखते हैं दो बेस्ट फ्रेंड्स को जिनका नाम है जी ह्यून और हायुन। वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होती है, इतनी ज्यादा कि वो दोनों एक दूसरे के नाखून भी काटती है। एक दिन वो दोनों प्रॉमिस करती है कि अगर उन दोनों में से कोई भी मर जाएगा तो दूसरा बचा हुआ दोस्त अपने मरे हुए दोस्त की आत्मा को वापस बुलाएगा नेक्रोमेंसी के जरिए। दोस्तों, नेक्रोमेंसी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें काला जादू इस्तेमाल करने के बाद किसी भी आत्मा को अपने पास बुलाया जा सकता है। अब होता ये है कि हायुन प्रॉमिस करने के बाद खुदकुशी कर लेती है और जीहुन डिप्रेस्ड हो जाती है। उसका क्लास में मन नहीं लगता और उसे बार बार वो दिन याद आता है जब हायुन मरी थी। अब एक शाम स्कूल के बाद जीहुन लॉकर रूम में जाती है और वो हायुन का सामान निकालती है। सामान में उन दोनों की कुछ फोटोज होती हैं जिससे उसे पुरानी बातें याद आती है। जीहुन को हायुन की डायरी भी मिलती है जिसमें नेक्रोमेंसी रिचुअल करने का तरीका लिखा हुआ था। सामान में जीहुन को हायुन के नाखून और एक अजीब गुड़िया भी मिलती है और जीहुन अब फैसला करती है हायुन को वापस बुलाने का। जीहुन हायुन के नाखूनों को उस गुड़िया में भर देती है और फिर डायरी में लिखा हुआ एक मंत्र पढ़ती है। अब जब जीहुन रिचुअल कर रही होती है तो हमें पास्ट के एक सीन को दिखाया जाता है जिसमें जीहुन के चोट लग जाती है और हायुन उसका खून चूसने लगती है। और इस सीन में हम लोग समझ जाते हैं कि हायुन जीहुन से प्यार करती थी पर जीहुन हायुन को सिर्फ बेस्ट फ्रेंड मानती थी। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जीहुन रिचुअल का आगे का पार्ट करती है। वो 1 मिनट का टाइमर अपने फोन में लगाती है और रिचुअल के हिसाब से जाकर छुप जाती है और ये रिचुअल का आखिरी पार्ट था जिसके बाद हायुन की आत्मा जीहुन के पास आ जाएगी। 1 मिनट पूरा हो जाता है और पूरे स्कूल की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। जीहुन के सामने हायुन की आत्मा आ जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी और जीहुन अब हिम्मत करके अपनी दोस्त से बात करने के लिए आगे बढ़ती है पर हायुन अचानक ही गायब हो जाती है। जीहुन वापस रिचुअल वाले कमरे में जाती है और वो देखती है कि जिस पेज पे हायुन ने रिचुअल लिखा हुआ था वो पेज आधा फटा हुआ है। जीहुन तुरंत ही उस फटे हुए पेज का दूसरा हिस्सा ढूंढने में लग जाती है जो थोड़ी ही देर में उसे मिल जाता है और इस पेज पे लिखा हुआ था कि रिचुअल के बाद जो आत्मा वापस आएगी वो नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा खतरनाक होगी। अब तभी हायुन की आत्मा वहां पे आ जाती है जो डिमोनिक हो जाती है। जीहुन डर जाती है पर इससे पहले वो कुछ भी कर पाती हायुन की डिमोनिक आत्मा जीहुन को कच्चा पूरी तरीके से खा जाती है। जीहुन को खाने के बाद हायुन जाके शीशे के सामने खड़ी होती है जहाँ पे हायुन को शीशे के अंदर जीहुन दिखाई देती है और हम लोग समझ जाते हैं कि हायुन ने जीहुन को अपने साथ जोड़ लिया है और अब वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब 5वीं कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द वॉल। हम लोग देखते हैं जुओंग नाम के एक लड़के को जिसने आज ही नए घर में शिफ्ट किया है पर रात होते ही उसकी दीवार में से खटखट की आवाज आने लगती है। वो आवाज पूरी रात आती है और जुओंग सो नहीं पाता। अगले दिन जब वो काम पे जाता है तो एक सुंदर लड़की एलिवेटर में चढ़ती है। जुओंग को पता चलता है कि वो लड़की उसकी पड़ोसन है और अब उसे लगता है कि शायद वो लड़की उससे बात करना चाहती है और इसलिए ही वो रात भर दीवारें पीट रही थी। वो लड़की जाते हुए अपना स्कार्फ गिरा देती है और इस बात से जुओंग का शक और ज्यादा पक्का हो जाता है क्योंकि कोई अनजान लड़की जानबूझकर अपना स्कार्फ नीचे क्यों गिराएगी। अब रात को जुओंग उस लड़की से दीवार के जरिए बात करने की कोशिश करता है और उसे जवाब तो मिलता है पर सिर्फ खटखट के जरिए। जुओंग को लगता है कि वो लड़की शर्मीली है और इसलिए वो बोलता है कि अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो एक बार दीवार खटकाओ और अगर तुम्हारा जवाब ना है तो 2 बार। ऐसा करने से जुओंग को हाँ और ना में जवाब मिलने लगते हैं और वो खुश हो जाता है। अगले दिन जुओंग फिर से उस लड़की से एलिवेटर में मिलता है और वो उससे एलिवेटर में भी नॉक नॉक करके बात करने की कोशिश करता है
अब जब वो लड़की जुओंग की नॉक नॉक वाली हरकत देखती है तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो उस बात को हंसकर टालकर वहां से चली जाती है। अब उस रात को जुओंग को खटखट की आवाज नहीं आती और इसलिए वो उस लड़की के घर उसका स्कार्फ वापस करने के लिए जाता है। उस लड़की के घर का दरवाजा खुला हुआ था और जब जुओंग अंदर जाता है तो उसे पूरा घर बिखरा हुआ मिलता है, जैसे वहां पे कोई रहता ही ना हो। इस बीच में हमें एक न्यूज पता चलती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक कपल गायब हो गया है और उनकी लाशें अभी तक नहीं मिली है। हम लोग समझ जाते हैं कि ये अपार्टमेंट उसी कपल का है जो गायब हो गया है और जो लड़की जुओंग को मिली थी वो मर चुकी है। जुओंग वापस अब अपने घर जाता है जहाँ पे अब वो दीवार को तोड़ने लगता है और से मिलता है एक सीक्रेट क्लोजेट और उस क्लोजेट में छुपी हुई होती है उस कपल की लाश जिससे जुओंग के होश उड़ जाते हैं। अब उस कपल की मौत कैसे हुई ये तो हमें पता नहीं चलता, पर डर के मारे जब जुओंग अपने घर से भागने की कोशिश करता है तो एक अनजान शक्ति उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगती है और फिर वो अनजान शक्ति जुओंग के पूरे घर में भूकंप को ले आती है और एक अजीब सा पोर्टल खुल जाता है और वो शक्ति जुओंग को उस पोर्टल के अंदर फेंक देती है, जिसके बाद क्या होता है हमें पता नहीं चलता और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब छठी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है द क्लोजेट। हम लोग देखते हैं जी हाय नाम की एक लड़की को जिसको चाहिए था एक नया क्लोजेट और उसे इंटरनेट पे एक बहुत ही सस्ता सेकंड हैंड क्लोजेट मिल जाता है। अब इससे पहले वो क्लोजेट कोई और खरीद ले, जी हाय उसके ओनर को फोन कर देती है और वो ओनर जी हाय को मिलने के लिए बुलाता है। जी हाय ओनर से मिलने के लिए जाती है जो काफी ज्यादा अजीब होता है, पर जब जी हाय क्लोजेट को देखती है तो उसका दिल क्लोजेट पे आ जाता है। क्लोजेट का ओनर क्लोजेट की खूब तारीफें करता है, पर जी हाय को ओनर से बहुत ज्यादा क्रीपी वाइब्स आती है और जी हाय बोलती है कि वो इस क्लोजेट को खरीद लेगी क्योंकि उसे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। और फिर जी हाय उस ओनर से डर जाती है और वो वहां से तुरंत ही भाग जाती है। अगले दिन क्लोजेट जी हाय के घर आ जाता है, पर उसी रात से जी हाय को बहुत बुरे बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं और हर रात क्लोजेट का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जी हाय कुछ ही टाइम में समझने लगती है कि ये क्लोजेट नॉर्मल नहीं है, पर अब वो क्लोजेट को फेंक नहीं सकती थी और इसलिए वो एक रात को एक बैग में काले मोती भर देती है और क्लोजेट पे टांग देती है ताकि उसे बुरे सपने न आए। पर उस रात को एक अनजान शक्ति जी हाय पे हमला कर देती है। अब अचानक ही जी हाय का वो मोतियों का बैग फट जाता है और क्लोजेट फिर से खुल जाता है। जी हाय क्लोजेट के अंदर चेक करती है और क्लोजेट में से निकलता है क्लोजेट का ओनर जो जी हाय पे हमला कर देता है। लड़ाई में जी हाय ओनर को चाकू से कई बार स्टैब कर देती है, पर ओनर को कुछ भी नहीं होता। मतलब वो ओनर ही एक डीमन है जो क्लोजेट के अंदर रहता है और इन द एंड वो डीमन जी हाय को अपने साथ ले जाता है और क्लोजेट बंद हो जाता है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब 7वीं कहानी शुरू होती है जिसका नाम है घोस्ट मैरिज। हम लोग देखते हैं जायहून नाम के एक लड़के को जो एक इंटरव्यू में आता है, पर इंटरव्यू में उससे अजीब सवाल पूछे जाते हैं जैसे उसका जन्म कितने बजे हुआ था और उसका नाम हंजा में लिखा कैसे जाता है। दोस्तों हंजा एक कोरियन राइटिंग स्टाइल है जो शादी वगैरह में काम आता है। ये सारे क्वेश्चंस जायहून को अजीब लगते हैं, पर इन द एंड वो जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। इंटरव्यू के बाद जायहून अपने दोस्त से बात करता है जिसने पहले ही बताया था कि वो इंटरव्यू थोड़ा अजीब है। खैर जॉब मिलने के बाद जायहून अपने घर जाता है और वो नहाता है और हम लोग अब उसके पास एक आत्मा को देख पाते हैं। वो आत्मा अब जायहून के आसपास भटकती रहती है, पर जायहून उसे अभी देख नहीं पाता। अगले दिन जायहून जॉब पे जाता है, पर सब लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं। मतलब सबको पता है कि जायहून के साथ क्या होने वाला है। अब जायहून की उंगली गलती से कट जाती है और कंपनी की ओनर आके उसकी मदद करती है। दोस्तों ओनर जायहून की मदद इसलिए करने के लिए आई है क्योंकि घोस्ट मैरिज में ऐसा लड़का चाहिए होता है जिसके शरीर पे कोई भी चोट ना हो।
अब इसके बाद जायहुन कुछ फाइल्स को चेक करने के लिए जाता है जहाँ पे उसे एक लाल लिफाफा मिलता है। और दोस्तों, कोरिया में अगर किसी लड़के को लाल लिफाफा मिलता है तो वो घोस्ट मैरिज का इनविटेशन होता है। और उस लाल लिफाफे के अंदर जो चीजें जायहुन को मिलती है उन्हें देखकर जायहुन डर जाता है। जायहुन को अब शक होने लगता है और वो डर के घर चले जाता है। पर हम लोग समझ जाते हैं कि जायहुन अब पूरी तरीके से फंस चुका है। जायहुन अब घर जाके डिनर करता है पर उसकी टेबल के नीचे उसकी भूतिया बीवी का भी खाना रखा हुआ होता है जिसे जायहुन नोटिस नहीं कर पाता। सीन जाता है कंपनी की ओनर पे जो घोस्ट मैरिज को शुरू कर देती है। और जो आत्मा है वो असल में उसी ओनर की बेटी की आत्मा है जो कुछ टाइम पहले मर चुकी है। अब जैसे जैसे ओनर घोस्ट मैरिज को आगे बढ़ाती है जायहुन को गर्मी लगने लगती है और वो अपने शरीर को नहीं हिला पाता। अब जायहुन को दिखाई देती है वो भयानक आत्मा जो जायहुन के पास चल के आती है और वो उसे बुरी तरीके से डरा देती है। अब अचानक ही जायहुन शादी के मंडप में पहुंच जाता है और उसके सामने बैठी हुई होती है उसकी डरावनी भूतिया बीवी जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। जायहुन चिल्लाता है और शादी के शुरू होते ही कहानी खत्म हो जाती है। अब 8वीं कहानी शुरू होती है जिसका नाम है गर्ल इन द मिरर। हम लोग देखते हैं ह्युनजो नाम की एक लड़की को जो एक ब्यूटी सैलून में काम करती है। ह्युनजो एक लड़की का मेकअप कर रही होती है और उस लड़की को अपना मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर जब ह्युनजो उस लड़की को बोलती है कि क्या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हो, तो वो लड़की बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। ह्युनजो को इस बात पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और हमें पता चलता है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। ह्युनजो दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बनना चाहती है और उसे बाकी सुंदर लड़कियों से बहुत ही ज्यादा जलन होती है। ह्युनजो हमेशा सुंदर लड़कियों को परेशान करती है और वो हमेशा दूसरों के लिए बुरी बुरी बातें सोचती है। पर एक दिन जब वो एलिवेटर में अकेली होती है तो उसे एक डरावना विजन आता है। उस विजन में ह्युनजो को अपनी डरावनी झलक दिखाई देती है जो उसे बुरी तरीके से डरा देती है। ह्युनजो अब शांत होकर घर पहुंचती है और वो अपने आप को शीशे में घूरना शुरू करती है। अब हम लोग देखते हैं कि ह्युनजो की झलक डिमोनिक हो गई है क्योंकि वो हमेशा खुद को शीशे में घूरती रहती है और वो शीशे के सामने लोगों की बुराई करती रहती है। और अब वो बुराई और नेगेटिव एनर्जी उसके पास बैकफायर होके आ रही है। ह्युनजो अब जाके बैठती है पर वो सुंदर लड़कियों की फोटो देखकर गुस्सा करने लगती है। वो इसके बाद अपनी फोटो खींचने लगती है पर अचानक ही उसकी रिफ्लेक्शन डिमोनिक हो जाती है और ह्युनजो डर के मारे फोन फेंक देती है। वो दोबारा डरते हुए अपना फोन उठाती है पर इस बार फोन में से निकलता है उसकी रिफ्लेक्शन का डरावना हाथ जो ह्युनजो के चेहरे को बुरी तरीके से छील देता है। ह्युनजो का चेहरा पूरी तरीके से खराब हो जाता है और वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं रहती, जिसकी वजह से ह्युनजो डिप्रेस्ड हो जाती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। कहानी के एंड में ह्युनजो की एक भयानक फोटो उसके इंस्टा पे अपने आप अपलोड हो जाती है और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब नवी कहानी शुरू होती है जिसका नाम है अ मैनिकिन। हम लोग देखते हैं चैन नाम के एक लड़के को जो काम करता है एक वेयर हाउस में जिसमें मैनिकिन्स को स्टोर किया जाता है। एक दिन चैन को वहां का गार्ड एक कहानी सुनाता है जिसके हिसाब से इस वेयर हाउस में मैनिकिन्स थोड़े अजीब हैं और कुछ तो बिल्कुल जिंदा लगते हैं। ऐसे ही एक मैनिकिन से चैन डर जाता है और जब वो लोग वहां से चले जाते हैं तो वो मैनिकिन अपनी मुंडी को हिलाता है और हम लोग समझ जाते हैं कि इस वेयर हाउस की कहानियां बिल्कुल सच्ची है। अब घर जाते वक्त चैन एक पार्क में से निकलता है और से मिलता है उस वेयर हाउस का मालिक जो बैठा हुआ था एक बेंच में। वेयर हाउस के मालिक के पास एक और आदमी बैठा हुआ था जो अपनी गर्दन 360 डिग्री पे घुमा लेता है क्योंकि वो असल में कोई जिंदा आदमी नहीं था, वो था एक जिंदा मैनिकिन जिसे देखकर चैन डर कर भाग जाता है। चैन घर पे जाके अब उस वेयर हाउस के बारे में सर्च करता है और उसे इंटरनेट पे पता चलता है एक अर्बन मिथ के बारे में जिसके हिसाब से उस वेयर हाउस का ओनर इंसानों को मैनिकिन में बदल देता है, पर इस बात का कोई भी सबूत आज तक नहीं मिला है। अब अगले दिन चैन फिर से काम पे होता है और वो गार्ड को कल रात के बारे में बताता है, पर गार्ड के हिसाब से इंटरनेट की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं।
इसके बाद वो लोग जब वेयरहाउस को खोलते हैं तो वो क्रीपी मैनिकिन दरवाजे पे ही खड़ा होता है, जिससे वो दोनों ही डर जाते हैं और भाग जाते हैं। काम के बाद फिर से चैन उसी पार्क में से निकलता है और से फिर से मिलता है उस कंपनी का ओनर और वो जिंदा मैनिकन, पर इस बार वो मैनिकन खड़ा होता है और बड़े ही क्रीपी तरीके से चैन के पास आता है। चैन मैनिकन से बुरी तरीके से डर जाता है और वो बच के भागता है, पर वो मैनिकन अब चैन के पीछे पड़ जाता है। चैन मैनिकन से बचता हुआ अंडरग्राउंड चले जाता है, पर वो मैनिकन सीढ़ियों से उतरकर उसका पीछा करता है। भागते भागते चैन एक अंडरग्राउंड मार्केट में पहुंच जाता है और एंड में उसके पास भागने के रास्ते खत्म हो जाते हैं। वो मैनिकन चैन को घेर लेता है, पर चैन उस मैनिकन को गिराकर तोड़ देता है और उसके अंदर से बहुत सारा खून बाहर निकलता है। चैन अब फिर से डर के भागता है, पर अचानक ही उसके पैर अकड़ने लगते हैं और वो देखता है कि उसके हाथ पुतले में बदलने लगे हैं। चैन के सामने अब आता है कंपनी का ओनर, जो बोलता है कि चैन उसकी कलेक्शन में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा, और कहानी के एंड में चैन बदल जाता है एक जिंदा मैनिकन में और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब 10वीं कहानी शुरू होती है और हम लोग देखते हैं एलेक्सा नाम की एक लड़की को और उसके दोस्तों को, जिनका नाम है नूरी और यंगमिन। एलेक्सा इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा फेमस होती है और उसका मेन काम था हर जगह जाके एस्केप रूम्स को पार करना। अब एक दिन एलेक्सा और उसके दोस्तों को एक स्पॉन्सरशिप का ऑफर आता है, जिसमें एलेक्सा और उसके दोस्तों को एक खास एस्केप रूम में बुलाया जाता है और अगर एलेक्सा की टीम ने उस एस्केप रूम को पार कर लिया तो उन्हें मिलेंगे 10 मिलियन वॉन। उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद एलेक्सा की टीम जाती है उस खास एस्केप रूम में, जहाँ पे एक अजीब आदमी उन्हें एक लाइब्रेरी जैसे कमरे में बंद कर देता है। खेल शुरू होता है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि अगर वो फेल हो गए तो उनकी आत्मा शैतान ले जाएगा। अब नॉर्मली ऐसी बातें खेल का एक हिस्सा होती है और इसलिए उन लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो लोग जल्दी ही आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और वो पहुंच जाते हैं एक बड़ी लाइब्रेरी में, जहाँ पे अचानक ही एक डेड बॉडी एलेक्सा के सामने आकर लटक जाती है। खैर उन लोगों को ये सब नकली लगता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। खेल में आगे नूरी को एक काले जादू की किताब मिलती है जिसमें कुछ अजीब बातें लिखी हुई थी और एलेक्सा और यंगमिन को 2 दरवाजे मिलते हैं जो लॉक होते हैं। यंगमिन वाले दरवाजे में ऑलरेडी चाबी होती है, पर गेट खोलते ही काफी सारे बुक शेल्फ यंगमिन पे गिर जाते हैं और यंगमिन के सर में चोट लग जाती है। इसके बाद उन लोगों को समझ आता है कि वो चाबी दूसरे दरवाजे की है और वो ताला खोलकर आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे कमरे में बहुत सारी डिमोनिक पेंटिंग्स थी और सारी पेंटिंग्स के आगे एक बटन लगा हुआ था। नूरी खड़ा हो जाता है एक पेंटिंग के सामने जिसके अंदर एक लड़की बनी हुई थी और उस लड़की के शरीर में बहुत सारे तीर घुसे हुए थे और जैसे ही नूरी उस पेंटिंग का बटन दबाता है, एक तीर उसके गाल को छीलकर चले जाता है। नूरी समझ जाता है कि ये कोई मामूली गेम नहीं है और वो इससे पहले अपने दोस्तों को कुछ भी छूने से रोक पाता, एलेक्सा एक पिंजरे की पेंटिंग का बटन दबा देती है और वो यंगमिन के साथ एक पिंजरे के अंदर फंस जाती है। उस पिंजरे में अब खून गिरने लगता है क्योंकि उस पिंजरे के ऊपर असली कटे हुए इंसानों के पार्ट पड़े हुए थे। एलेक्सा और यंगमिन पूरी तरीके से डरकर चिल्लाने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये पूरा खेल असली है। नूरी अब थोड़ा अपना दिमाग चलाता है और वो एक चाबी वाली पेंटिंग का बटन दबा के चाबी को हासिल कर लेता है, पर वो चाबी पिंजरे की नहीं थी बल्कि वो चाबी अगले दरवाजे की थी। वो तीनों अब फैसला करते हैं कि नूरी अब अकेला आगे बढ़ेगा और फिर वो मदद लेके वापस आएगा। नूरी अब अगले कमरे में पहुंचता है और वहां पे उसे कुछ लोग मिलते हैं। नूरी उन लोगों की तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही नूरी उन लोगों के पास पहुंचता है उसे पता चलता है कि वो लोग डिमोनिक आत्माएं हैं और उसी कमरे में नूरी को एलेक्सा और यंगमिन की डिमोनिक आत्माएं भी मिलती हैं, मतलब वो दोनों भी मर चुके हैं। हम लोग देखते हैं कि नूरी असल में एक पेंटाग्राम में खड़ा हुआ है और बहुत सारी डिमोनिक आत्माएं उसकी आत्मा को फंसाने की कोशिश कर रही है।
खैर नूरी बुरी तरीके से डर जाता है और वो अगले कमरे की तरफ भागता है, पर दरवाजा खोलते ही नूरी के ऊपर बहुत सारी लाशें गिरती है और एंड में नूरी को भी एक डीमन पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब एंड में स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है मिशन फेल्ड और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन अर्बन मिथ्स मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी काफी ज्यादा बड़ी है बट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप लोगों को ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टा का लिंक, स्नैपचैट का लिंक, ट्विटर का लिंक और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।